हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज हम लोग मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज का पहला टॉपिक होगा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तो हम लोग मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे और यहाँ मैं आपको घोरिच से पढ़ाना शुरू करूँगी। आपने मोहम्मद घोरी का नाम सुना होगा, तो हम यहाँ से मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो वैसे तो काफ़ी सारी किताबों में मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री गुर्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटा का जो स्ट्राइफ रहा था, उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट रहा था, उससे शुरू किया जाता है। पर हमने काफ़ी बुक्स में ये भी देखा है कि मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री को मुस्लिम रूल से कंपेयर किया जाता है। इंडियन में जैसे इस्लाम आया तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री को अलग अलग कर दिया। इसलिए मैं घोरिच के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि घोरिच के साथ ही इंडिया में इस्लाम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये जो पालास, गुर्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटा का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये मैं एंशिएंट हिस्ट्री में ही लूँगी और जब भी मैं उसकी वीडियोस डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको ये मालूम तो ज़रूर होगा कि आज के टाइम की जो कंट्री है अफ़गानिस्तान, उसमें एक जगह है गजनी। तो वहाँ का एक राजा हुआ करता था जिसको पॉपुलरली महमूद ऑफ गजनी बोला जाता था। ठीक है, आप सबको अगर ये मालूम नहीं भी है तो आप ये बात समझ लो कि महमूद ऑफ गजनी एक राजा था जो फेमस था इस बात के लिए कि उसने इंडिया को 17 बार रेड किया था। और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेड थी वो सोमनाथ का टेम्पल था, जो कि गुजरात में है। वो सब कुछ हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में ही देखेंगे, क्योंकि वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्लोज में आता है। तो अब ये महमूद ऑफ गजनी जो था, इसकी डेथ हो गई 1030 AD में। ठीक है, तो 1030 साल में जो था उसकी डेथ हो गई। और इसका जो पूरा साम्राज्य था, उसके बाद जो साम्राज्य था इसका खुरासान और ट्रांसॉक्सियाना यानी कि अफगानिस्तान और ईरान के कुछ भागों को मिला के ये वहाँ पे रूल करता था। तो इसकी डेथ के बाद जो ये सारा उसका साम्राज्य था वो एक डायनेस्टी के पास चला गया जिसका नाम था सेलजुक। ठीक है, अब ये डायनेस्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेलजुक, पर सेलजुक के बाद जो इंसान आया उसका नाम था ख्वारिज़म शाह। ठीक है, अब इस ख्वारिज़म शाह ने अपना एक एम्पायर खड़ा किया और ख्वारिज़म शाह एम्पायर जब इसने एस्टैब्लिश किया तो उस टाइम पे एक और एम्पायर खड़ा हुआ जिसका नाम था घुरिड एम्पायर। और ये घुरिड एम्पायर इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये एक जगह थी अफगानिस्तान में घुर, और इस घुर में ये एम्पायर जो खड़ा हुआ इसीलिए इसको घुरिड एम्पायर बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पूरे अफगानिस्तान और ईरान के एरिया में दो एम्पायर्स खड़े हुए हैं, एक है ख्वारिज़म एम्पायर और दूसरा है घुरिड एम्पायर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो घुरिड एम्पायर का राजा था उसका नाम था सुल्तान अलाउद्दीन। ठीक है, और इस सुल्तान अलाउद्दीन को एक टाइटल दिया गया था जिसका नाम था जहान सोस। ठीक है, जहान सोस का मतलब होता है वर्ल्ड बर्नर, जिसने पूरा दुनिया जला कर रखी। और उसको ये टाइटल इसीलिए मिला क्योंकि जो गजनी जो सिटी थी, जो महमूद ऑफ गजनी के नाम से जानी जाती थी, उसको उसने पूरी तरह से जला के उसको राख कर दिया था, तबाह कर दिया था। इसलिए सुल्तान अलाउद्दीन को जहान सोस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि सुल्तान अलाउद्दीन चाहता था कि वो सेंट्रल एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर राज करे। सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान, उसके ऊपर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो राज करना चाहता था। पर उसके सामने एक अड़चन थी और वो अड़चन थी ख्वारिज़म शाह। ठीक है, ख्वारिज़म शाह अपने आप में ही एक बहुत ही पावरफुल इंसान था, इसलिए सुल्तान अलाउद्दीन उसकी तरफ जा नहीं पा रहा था, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को कैप्चर नहीं कर पा रहा था। और दूसरी बात ये कि खुरासान एक जगह थी अफगानिस्तान में जो दोनों ही राजाओं के बीच में, यानी कि सुल्तान अलाउद्दीन और ख्वारिज़म शाह के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन थी। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह थी। और फाइनली ये जो खुरासान जगह है वो ख्वारिज़म शाह ने जीत ली और सुल्तान अलाउद्दीन के पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया को तो कॉन्कर नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे ख्वारिज़म शाह उसे आने ही नहीं दे रहा था। इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने फिर सोचा कि क्यों ना मैं नीचे की तरफ अपने एम्पायर को एक्सपैंड करूं। और नीचे की तरफ क्या था, नीचे की तरफ था इंडिया। इसीलिए वो इंडिया यानी कि भारत की तरफ बढ़ने लगा।
अब सुल्तान अलाउद्दीन के बाद जो राजा बना वो था मोहम्मद घोरी, और इसी इंसान को रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया बोलते हैं। अगर ये बोला जाए कि किसने मुस्लिम एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश किया था, तो ये मोहम्मद घोरी बोला जाएगा। और मोहम्मद घोरी को और भी पॉपुलरली बोला जाता है शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी और मोहम्मद ऑफ गुर, क्योंकि घुर का राजा जो था वो यही था, इसलिए इसे मोहम्मद ऑफ घुर भी बोला जाता था। अब कहीं कहीं आप ये भी सोच सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम एक पहला इंसान था, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था जिसने इंडिया पर अटैक किया था, ठीक है। पर इसको हम लोग रियल फाउंडर मुस्लिम एम्पायर का इंडिया में इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये कोई भी मुस्लिम एम्पायर एक्चुअली में खड़ा नहीं कर पाया। ये चाहता, अगर ये ज़्यादा लंबा जीता तो ये इंडिया को जीत सकता था, वहाँ पे अपना एम्पायर खड़ा कर सकता था, पर इसकी डेथ हो गई प्री मेच्योरली, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया नहीं बोलते हैं। दूसरी बात ये, ऑफ कोर्स महमूद ऑफ गजनी ने भी इंडिया को कई बार इन्वेड किया था, उसने 17 बार इंडिया को रेड किया था, पर महमूद ऑफ गजनी को भी हम इंडिया को का रियल फाउंडर मुस्लिम एम्पायर का इंडिया में नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया पे इसके रेड्स का कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका बहुत ही टेम्पररी इफेक्ट था, क्योंकि ये बस रेड करने आता था और वापस चला जाता था, और उसका जो भी इफेक्ट था वो मैक्सिमम सिर्फ पंजाब तक ही था, क्योंकि इसने सिर्फ पंजाब को ही एनेक्स करने की कोशिश करी थी। एनेक्स करने की कोशिश करना मतलब उसको अपने कंट्रोल के अंदर लेने की कोशिश करी थी। तो इसी वजह से ये जो पूरा दारोमदार था कि इंडिया में मुस्लिम एम्पायर एस्टैब्लिश करना है, ये पूरा मोहम्मद घोरी के ऊपर आ गया। अब हमने ये देखा है कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने गजनी को पूरी तरह से अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। ऑफ कोर्स सुल्तान अलाउद्दीन उसको डिस्ट्रॉय कर चुका था, उसे वीकन कर चुका था, और मोहम्मद घोरी ने फिर उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। और ये हुआ 1173 में, ये गजनी का कैप्चर किया मोहम्मद घोरी ने। अब 1173 में गजनी को कैप्चर करने के बाद ये गोमल पास से होते हुए, पास आप लोग समझते हो ना, पहाड़ों के बीच में जो छोटा सा रास्ता होता है जहाँ से निकलने की जगह होती है उसको पास बोलते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया से होते हुए मतलब एक गोमल पास था, इनके पहाड़ों से होते हुए फिर मोहम्मद ऑफ घोरी पहुँचा मुल्तान और उच्च, और ये दोनों जगह हैं पंजाब में, और इसने उसको कॉन्कर कर लिया 1175 एडी में। तो आपको याद रखना है कि 1175 एडी में वो पंजाब पहुंच चुका था। उसके बाद 1178 एडी में उसने गुजरात के अंदर घुसने की कोशिश करी, पर यहाँ पे इसको डिफीट कर दिया एक चालुक्यन किंग जिसका नाम था मूलराज सेकंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद घोरी को गुजरात में किसने हराया था। तो 1178 में जो चालुक्यन किंग था, जो चालुक्य डायनेस्टी था, उसका जो किंग था मूलराज सेकंड, उसने मोहम्मद ऑफ घोरी को डिफीट कर दिया। और ये जो उसकी डिफीट थी ये माउंट आबू के पास हुई थी। आपको मालूम होगा कि राजस्थान गुजरात में माउंटेन्स हैं, माउंट जो सबसे ऊंची पीक है वहाँ की वो माउंट आबू कहलाती है। तो वहाँ पे उसने मोहम्मद ऑफ घोरी को डिफीट किया। अब गुजरात में तो वो हार गया, पर उसे किसी ना किसी तरह से इंडिया के लैंडमास में घुसना था, इसीलिए मोहम्मद घोरी ने पंजाब को अटैक किया, और यहाँ पे उसने अटैक किया खिबर पास से। तो आपने खिबर पास या खैबर पास, जो भी आप बोलना चाहते हैं, आपने उसके बारे में सुना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है। तो यहाँ से वो पंजाब में घुस गया और उसने पंजाब को कॉन्कर कर लिया। तो बाय 1100 एडी, जो 1100 एडी है, तब तक मोहम्मद ने कॉन्कर कर लिए थे पेशावर, लाहौर, सियालकोट, और ये सब जगह आप जानते होंगे, ये आज के टाइम पे पाकिस्तान की सिटीज़ हैं, तो आप इनको जानते होंगे। इन जगहों को उसने कैप्चर कर लिया, और फाइनली इन 1182 एडी में उसने पूरे के पूरे सिंध को कैप्चर कर लिया। और सिंध आप जानते होंगे, अगर आप आज के पाकिस्तान को जानते हैं, आपने उसका मैप देखा होगा तो आपको पता होगा कि सिंध की बाउंड्री लगती है इंडिया के साथ। सिंध बल्कि पाकिस्तान का ईस्टर्न सदर्न पूरा प्रोविंस है, तो इसकी बाउंड्री इंडिया से लगती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मोहम्मद घोरी कितने आगे तक पहुंच गया था और उसने कितनी बड़ी टेरिटरी, उस टाइम पे तो ये पूरा पाकिस्तान इंडिया एक ही इंडियन लैंडमास माना जाता था, तो उसने काफ़ी एरिया वेस्टर्न इंडियन लैंडमास का कॉन्कर कर लिया था 1182 एडी तक।
अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे, अगर आप इंडिया के मैप को अपने दिमाग में लेते हुए चल रहे हो, आपको समझ में आ गया होगा कि जो मोहम्मद है वो इस टाइम पे राजस्थान के बॉर्डर तक पहुँच चुका है, और राजस्थान सरजमीन है ऑफ कोर्स राजपूतों की, और राजपूतों के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब मोहम्मद मुल्तान और उच्च के ऊपर चढ़ाई कर रहा था, उस टाइम पे एक छोटा लड़का था जो है पृथ्वीराज थर्ड, जिसे हम फेमसली बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान उस टाइम पे अजमेर की गद्दी पर बैठा था, और वो उस टाइम पे सिर्फ 14 साल का था। उस टाइम उसे नहीं पता था कि आगे आने वाले फ्यूचर में उसकी लड़ाई मोहम्मद ऑफ घोरी से होगी। तो इसके बाद जब उस अजमेर में पृथ्वीराज चौहान अपनी गद्दी पर बैठे, तो उनको ये धीरे धीरे आशंका होने लगी कि अब जल्दी ही उनका एक वॉर होने वाला है, वो भी होगा मोहम्मद से, जो कि मोहम्मद ऑफ घोरी हैं। अब पृथ्वीराज चौहान भी कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे। आपने अगर हिस्ट्री देखी है या आप टेलीविज़न देखते हैं तो आपको मालूम होगा, पृथ्वीराज चौहान राजपूतों के सबसे फेमस लीडर्स में से एक हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने उस टाइम पे बुंदेलखंड को इन्वेड किया था। बुंदेलखंड आप जानते हैं यूपी और मध्य प्रदेश, आज के यूपी और मध्य प्रदेश का बीच का जो बॉर्डर है, उस एरिया को बुंदेलखंड बोलते हैं। और उसने डिफीट किया था चांडेल्स को, जो चांडेल डायनेस्टी थी उनको उसने डिफीट किया था बैटल ऑफ महोबा में। तो आप इन सब से समझ सकते हो कि पृथ्वीराज चौहान कितना इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर था उस टाइम का। अब इस रूलर का जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था वो मोहम्मद घोरी के साथ होने वाला था। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था इन दोनों राजाओं के बीच में, ये एक्चुअली में शुरू हुआ था फोर्ट ऑफ ताराभिंद से, जिसको भटिंडा बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आमने सामने आए बैटल फील्ड ऑफ तरेन में। तो आपने सुना होगा फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन के बारे में, जो कि 1191 एडी में लड़ी गई थी दोनों राजाओं के बीच में, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में। और ये लड़ी गई थी 1191 एडी में। अब जो ये फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन हुए थे, यहाँ पे तो पृथ्वीराज चौहान आराम से मोहम्मद ऑफ घोरी को डिफीट करने में सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने मोहम्मद घोरी को बुरी तरह से पछाड़ दिया। पर यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने ये गलती कर ली कि उसने घोरिड को पूरी तरह से अपनी टेरिटरी से बाहर धकेल के बाहर नहीं निकाल दिया। अगर वो ऐसा करते तो शायद मोहम्मद घोरी कभी पलट के वापस नहीं आता। पर अब क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने एक बैटल में उसको डिफीट करने के बाद आगे कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया कि इस राजा को, यानी मोहम्मद ऑफ घोरी को, पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाए, तो मोहम्मद को ये समय मिल गया कि वो दोबारा से अपनी आर्मी को दोबारा से इकट्ठा करे और एक और बैटल के लिए उनको तैयार करे। और इसीलिए दोबारा से मोहम्मद घोरी पलट के आया, और उसने एक बैटल छेड़ी, और दोबारा आमने सामने थे पृथ्वीराज और मोहम्मद ऑफ घोरी। तो इस बैटल को बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तारेन, जो कि 1192 एडी में हुई। यानी कि एक साल के अंदर अंदर दोनों राजाओं के बीच में दो बैटल्स हुई। पहली बैटल में तो ऑफ कोर्स पृथ्वीराज चौहान जीत गए, पर दूसरी बैटल में अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद घोरी बुरी तरह से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की आर्मी ऑफ कोर्स नंबर्स में बहुत ज़्यादा थी, उनके सोल्जर्स बहुत ज़्यादा थे, उनका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा था। बट अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद घोरी का जो स्किल था, उनकी जो कैवलरी थी, कैवलरी मतलब जो घुड़सवार थे, वो ज़्यादा पावरफुल थे और वो ज़्यादा स्किलफुल थे। इस वजह से मोहम्मद घोरी ने बुरी तरह से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान इस बैटल में कैप्चर कर लिए गए, उनको पकड़ लिया गया। और आपको मालूम होगा वो चांद बरदाई का एक एपिसोड हुआ था, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान अंधे होके भी चांद बरदाई ने पोएम के थ्रू उनको बताया कि मोहम्मद घोरी कहाँ पर बैठे हैं, कितनी हाइट पर बैठे हैं, और पृथ्वीराज चौहान ने एक तीर चलाया था। अब ये नहीं कह सकते कि ये कहानी कितनी सच है या कितनी झूठी है, पर उस इंसिडेंट के बाद पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार दिया। और उसी के बाद ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार मुस्लिम रूल शुरू होने वाला था। अब सेकेंड बैटल ऑफ तारेन के बाद इंडिया पे टर्क्स की सुप्रीमेसी बन गई, यानी टर्क्स का राज शुरू हो गया। और राजपूत्स का जो पावर यहाँ पे चल रहा था वो बुरी तरह से डिक्लाइन में चला गया। इतना बुरा डिक्लाइन हुआ कि राजपूत्स दोबारा से बहुत टाइम तक उठ ही नहीं पाए। तो जो पूरा एरिया था दिल्ली का, ईस्टर्न राजस्थान का, वो सारा कुछ
टर्क्स के अंदर चला गया और टर्किश रूल एस्टैब्लिश हो गया। तो मोहम्मद फिर वापस आ गया इंडिया में 1194 में, और इस बार उसका टारगेट था कन्नौज। और कन्नौज के बारे में आप जानते हो, कन्नौज एक ऐसी टेरिटरी थी जो पालास, गुज्जर प्रतिहारास और राजपूत के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह थी। और यहाँ पे उस टाइम पर कन्नौज में राज कर रहा था जयचंद्र। और जयचंद्र आप जानते हो वो भाई था एक तरीके से पृथ्वीराज चौहान का, और उसने हेल्प भी नहीं करी थी पृथ्वीराज चौहान की बैटल ऑफ तारेन में, जिस वजह से वो हार गए। तो जयचंद्र जो कि राजा था कन्नौज का, उसको हराया मोहम्मद घोरी ने, और इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ चंदावर। और इस बैटल को जो चंदावर में लड़ी गई ये हुई थी 1194 एडी में। यहाँ पे फिर से राजपूतों की बुरी तरह से डिफीट हुई, जयचंद्र को वॉर में मार दिया गया। और उसके बाद मोहम्मद आगे बढ़ते रहे और वो वाराणसी यानी बनारस तक पहुंच गए, और उन्होंने जितनी भी इम्पोर्टेंट जगह थी जो इस पूरे रास्ते में पड़ रही थी उन सारी जगहों को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी वजह से बैटल ऑफ चांदावर को बोलते हैं कि ये ऐसी बैटल थी जिसके बाद टर्किश रूल का इस्टेब्लिशमेंट हो गया इंडिया में, और टर्क्स का जो राज है वो इंडिया में शुरू हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि घोरियंस इंडिया में आए क्यों, घोरियंस को इंडिया में आने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि घोरियंस का पूरे टाइम लड़ाई चलती रहती थी सेल्जुक से और टर्किश ट्राइब्स के साथ, जिस वजह से घोरियंस को यहाँ पे आना ही पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो पूरे टाइम सेल्जुक्स और टर्किश ट्राइब्स से लड़ते रहते, तो इससे बेटर उन्हें लगा कि वो इंडिया की तरफ आ जाएं। दूसरा रीज़न ये था कि ख्वारिज़्म जो एम्पायर था उसकी वजह से वो सेंट्रल एशिया की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था। दूसरी बात ये कि ख्वारिज़्म शाह ने खुरासान को अपने कंट्रोल में ले लिया था, क्योंकि उसने घुरिद को इस बैटल में हरा दिया था, और खुरासान भी ख्वारिज़्म शाह के अंदर चला गया था। इस वजह से घुरिद के पास सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो साउथ की तरफ बढ़े, यानी कि वो इंडिया की तरफ आए। तीसरा कारण घोरियंस का इंडिया में आने का ये था कि वो लोग काफ़ी एम्बिशियस थे और वो अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को इंडिया की तरफ बढ़ाना चाहते थे। वो अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपैंड करना चाहते थे, और कौन नहीं चाहता कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ हों, इसलिए वो इंडिया की तरफ बढ़े। और आज का लास्ट टॉपिक ये है कि घोरियन इन्वेजन के कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, यानी कि इंडिया के ऊपर इसका असर क्या हुआ। सबसे पहला जो असर हुआ वो ये था कि इंडिया में उस टाइम पे मल्टी स्टेट सिस्टम चल रहा था। मल्टी स्टेट सिस्टम मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूलर्स का राज्य था। पर टर्किश इंडिया में जैसे ही आए उसने एक नया सिस्टम शुरू किया जो कि सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम था, यानी कि एक मोनार्क हो और वो सारे के सारे स्टेट्स में राज करे, यानी कि एक इंसान ही सारे के सारे स्टेट्स में राज करे। तो मल्टी स्टेट सिस्टम जो घोरियंस के आने से पहले था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये था कि इंडिया में इक्ता सिस्टम शुरू हुआ, यानी कि इंडिया में जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इक्तास था वो आया। इक्ता यानी कि हर एरिया को, मतलब जो भी टर्क्स के अंदर जितना भी एरिया था उनको छोटे छोटे एरियाज़ में बांटा गया और हर एक एरिया को इक्तास कहते थे। और ये सारे इक्तास ऑफ कोर्स एक सेंटर के अंदर आते थे जिसको रूल करता था टर्किश मोनार्क। तीसरा जो कॉन्सिक्वेंस था वो ये था कि टर्क्स ने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, यानी कि जो सारी पावर्स थी, जो सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी वो एक सेंटर के पास थी, और वही जो भी डिसीजंस पास करता था वो सारे के सारे एरियाज़ के जो गवर्नर्स थे उनको फॉलो करने होते थे विदाउट एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। और लास्ट जो कॉन्सिक्वेंस था वो ये था कि जो एक बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट था इंडिया और आउटर एशियाटिक वर्ल्ड में, उसको रीस्टोर कर दिया घोरियन कॉन्क्वेस्ट ने, क्योंकि इंडिया हमेशा से ही एशिया की दूसरी जो एरियाज़ है, रीजन्स हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट में था। और घोरियंस के आने के बाद दोबारा से ये प्रॉपर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया और इंडिया दोबारा से इंटरनेशनल मार्केट से लिंक हो गया। तो ये आज हमने घोरियंस के बारे में पढ़ा। हम लोग एक्चुअली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पढ़ रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको
डिटेल में हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, पर आप अगर यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बैठते हो तो आपको इतनी ही डीप नॉलेज चाहिए होगी हिस्ट्री की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करो और आप इन वीडियोज़ को फॉलो करते रहो, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँगी।